नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी केदार योग की। केदार योग एक बहुत श्रेष्ठ योग है और यदि यह जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो निसंदेह जातक को काफ़ी सफल, सुखी, समृद्ध बनाता है। यह योग कैसे बनता है, इसके क्या नियम हैं और कब यह योग अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, किन परिस्थितियों में यह योग बहुत प्रभावी हो जाता है और किन परिस्थितियों में यह योग उतना अच्छा, उतना शुभ फल नहीं प्रदान कर पाता, हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। चर्चा शुरू करूं उससे पूर्व मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी मेरे परिवार हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे परिवार के लोगों को यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है। कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य प्रदान करें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि केदार योग का कैसे निर्मित होता है, क्या सूत्र है केदार योग का। तो शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली के 7 ग्रह किन्हीं भी 4 भावों में स्थित हो जाए या 4 राशियों में स्थित हो जाए तो केदार योग निर्मित होता है। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 9 ग्रह क्यों नहीं, 7 ग्रह ही क्यों? वो इसलिए कि इसमें राहु और केतु की गणना नहीं होती। अब राहु और केतु को छोड़ करके जो भी 7 ग्रह हैं वो जन्म कुंडली के किसी भी 7 भाव में स्थित होने चाहिए। अब 7 ग्रह कौन कौन से? तो सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह जन्म कुंडली के किन्हीं भी 4 भावों में या 4 राशियों में स्थित हो। अब आपको समझाने के लिए मैंने इस बोर्ड का यूज़ किया है और यहाँ लग्न है, यहाँ सिंह राशि की सिंह लग्न की कुंडली है। आपकी जो कुंडली है वह किसी भी लग्न की हो सकती है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है यहाँ आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। नियम क्या है कि किन्हीं भी 4 भाव में। अब क्या हो सकता है कि ये केंद्र भाव है, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र भाव हैं। तो हो सकता है कि राहु और केतु को छोड़ करके आपके ग्रह इन्हीं भावों में स्थित हो जाएं, तब केदार योग निर्मित हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि जो कुछ ग्रह जो है आपके यहाँ और यहाँ हो, कुछ ग्रह यहाँ और यहाँ हो, यह भी परिस्थिति निर्मित होती है। यानी किन्हीं भी 4 राशियों में या 4 भावों में हो सकता है कि यहाँ पर हो कुछ ग्रह यहाँ हो, कुछ ग्रह यहाँ हो, कुछ ग्रह यहाँ हो, इन राशियों पर हों, पर इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। अब राहु केतु बाहर जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपके सूर्य, बुध और शुक्र कहाँ स्थित हो गए? यहीं स्थित हो गए। तो 3 ग्रह आपके यहाँ स्थित हो गए। यहाँ पर स्थित हो गए मंगल, यहाँ पर स्थित हो गए गुरु और यहाँ पर स्थित हो गए शनि और चंद्रमा। तो ये ग्रह यहाँ स्थित हो गए। अब हो सकता है तो राहु यहाँ स्थित हो जाए, केतु यहाँ स्थित हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 4 राशियों में ही स्थित होने चाहिए। तो ये तो आपने समझ लिया कि क्या सूत्र है, क्या नियम है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कब यह जो केदार योग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का हम लोग केदार योग पर भी अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि अब जाहिर सी बात है कि ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण में होते हैं तो बलवान होते हैं। अब अगर केदार योग में जो ग्रह 4 राशियों पर हैं, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको, अगर वह केंद्र में ही स्थित हो जाए तो कहना ही क्या, बहुत श्रेष्ठ है। या फिर कुछ ग्रह केंद्र में हो और कुछ ग्रह त्रिकोण में हो तो यह उत्तम कोटि का केदार योग माना जाता है। और फिर यह केदार योग जातक को बहुत सफलता प्रदान करता है, जातक अपने जीवन में ऊंचा उठता है। केदार योग का फल बताऊंगा, पर इससे पूर्व कुछ और बातों को हम समझ लेते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपका जो केदार योग है इसमें आपके 2 ग्रह यहाँ हो गए, 2 ग्रह यहाँ हो गए, 2 ग्रह धन भाव में हो गए, 2 ग्रह लाभ भाव में है, यह भी एक उत्तम कोटि का केदार योग बन जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिकोण जो है यह लक्ष्मी स्थान है। अब लक्ष्मी स्थान में माफ़ कीजिएगा, अब लक्ष्मी स्थान में जो केदार योग निर्मित होगा वह केदार योग बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाएगा। और यह धन भाव है और यह लाभ भाव है। तो धन भाव और लाभ भाव, कहना ही क्या। लेकिन कल्पना कीजिए कि जो केदार योग है वह निर्मित हो जाए
यहाँ मतलब छठे भाव में निर्मित हो जाए, अष्टम भाव में निर्मित हो जाए अथवा द्वादश भाव में निर्मित हो जाए, अधिकाधिक ग्रह यहीं आ जाएं और कुछ ही ग्रह ये एक या दो ग्रह किंतु त्रिकोण में हो, तो उस परिस्थिति में यदि विपरीत राजयोग नहीं बना रहे ये ग्रह, तो उस परिस्थिति में ये ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। केदार योग के संदर्भ में कुछ बातें और करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं केदार योग के फल को बता देता हूँ कि शास्त्रों में क्या कहा गया और प्रैक्टिकल में क्या पाया जा रहा है। तो शास्त्रों में कहा गया कि केदार योग जिसकी जन्म कुंडली में निर्मित होता है, ऐसा व्यक्ति कृषि कार्यों में कुशल होता है, यानी वह एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं जो उसका बिजनेस होता है वह एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होता है और वह एग्रीकल्चर से काफ़ी पैसे भी कमाता है। साथ ही कहा गया कि ऐसे जातक समाज में काफ़ी सम्मानित होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और ऐसे जातक अपने बंधु बांधवों का विशेष ख्याल रखते हैं। मतलब ऐसे जातकों की यह कोशिश रहती है, ऐसे जातकों का यह प्रयास रहता है कि वह समाज में जो भी उनके रिश्तेदार हैं, मित्रगण हैं, जो भी उनके बंधु हैं, वह उनके साथ उन्नति करें, अर्थात ये स्वार्थी नहीं होते और साथ ही ये धनवान होते हैं। इन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यह यात्रा और भ्रमण के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने में इन्हें आनंद आता है और विद्वानों में पूजनीय होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। यानी बहुत श्रेष्ठ और शुभ फल बताया गया शास्त्रों में केदार योग का, और यह मिलता भी है। जो मैंने आपको उत्तम कोटि या श्रेष्ठ केदार योग बताया था, इसमें यह होता भी है। पर अब कल्पना कीजिए कि केदार योग जो आपके जो अधिकाधिक ग्रह हैं वो नीच राशि पर चले जाएं और नीचत्व भंग ना हो, अधिकाधिक ग्रह छठे, आठवें, 12वें में चले जाएं, फिर क्या स्थिति होगी? फिर क्या ये शुभ फल मिल पाएंगे? क्या नहीं। तो शास्त्रों में तो जो एक रूल है उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, पर जब हम उसके लिटरल इंटरप्रिटेशन पे आते हैं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ हमारा जो अप्रोच है वो डायनामिक होना चाहिए। अब जो है ग्रह, अच्छा केदार योग ग्रह बना रहे हैं पर राहु और केतु के प्रभाव में आ गए हैं, गुरु से चंडाल दोष बन गया है। और चंडाल दोष पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात की कि चंडाल योग कब शुभ बन जाता है। तो शुभ वाली परिस्थितियाँ निर्मित नहीं हो रही हैं। सूर्य के साथ राहु हो गए, चंद्रमा के साथ केतु हो गए, तो मन और आत्मा दोनों दूषित हो गया। फिर उस परिस्थिति में यह जो केदार योग है वो बहुत श्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगा। या फिर आपके जो अधिकाधिक ग्रह हैं वह लग्न कुंडली में तो बली हैं, लेकिन नवमांश और दशमांश कुंडली में वह अच्छी स्थिति में नहीं है, खासकर नवमांश में, या फिर अंश बल में वह उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो फिर जब ये परिस्थितियां बनेंगी तो केदार योग होते हुए भी आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जब भी हम किसी भी योग को, सिर्फ यह केदार योग की बात नहीं है, किसी भी योग को जब हम एनालाइज करें तो हमें उनसे संबंधित बाकी चीज़ों को भी देखना होगा। हाँ, अब अगर केदार योग के साथ जो शुभ ग्रह हैं वो बन जाए, या केदार ग्रह अपनी जो भी ग्रह केदार योग में जो भी ग्रह जो है 4 भाव में स्थित है वह अपनी उच्च राशि में हो जाए, 2-3 ग्रह स्वराशि में हो जाए और अच्छे अच्छे योग बन जाए, फिर कहना ही क्या, फिर निसंदेह, और यह उदाहरण भी है, निसंदेह फिर ऐसा जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, केदार योग में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में इस चैनल को लेकर के या वीडियो को लेकर के कोई सुझाव है, या आप इस मंच के द्वारा अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ज्योतिष संबंधित कोई भी बात यदि आप रखना चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जरूर शेयर करेंगे। साथ ही यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसका भी उत्तर अवश्य दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।